नमस्कार भाई साहब। अपन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि अपना पेपर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है वो रिसोर्सेज आता है। रिसोर्सेज क्या है, जो भी मैं जब भी क्लास लेता हूँ तब हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जब जो भी चीज़ हमारे यूज में आ रही है, जो भी चीज़ हमारे यूज में आ रही है, जो हमारे जीवन को आसान कर रही है, वो रिसोर्स है। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड, जो हमारी नीड्स को पूरा कर रहा है, जो हमारे कामों को पूरा कर रहा है, वो क्या है, रिसोर्स है। अगर अपन बुक के हिसाब से अगर पूरी परिभाषा पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से क्या है, उसके हिसाब से सीधी सीधी ये है कि इट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, अगर रिसोर्स को देखेंगे अपन तो रिसोर्स जो है वो रिसोर्स दो भागों में बांटा गया। एक तो नेचुरल रिसोर्स है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है, सॉरी ह्यूमन मेड अपन क्लास 8 में पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्स जो है वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल जो द्वारा से बन सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो द्वारा से नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना, रिन्यूएबल रिसोर्स भी कॉन्टिजिनस और बायोलॉजिकल है। कॉन्टिजिनस मतलब जो मतलब विंड वगैरह है, वाटर वगैरह है, वो कॉन्टिन्यूस फ्लो है। और बायोलॉजिकल जो कि नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ वगैरह है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल जो कि बार बार नहीं बन सकते हैं, लेकिन इसमें भी दो बताए गए हैं, जो रिसाइकल है और नॉन रिसाइकल है। जैसे मेटल्स हैं, एक बार अगर लोहा निकाल लिया, एक बार अगर आयरन निकाल लिया, तो उसके बाद में वो दोबारा से पिघला करके अपन उसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन फ्यूल एक बार अगर यूज हो गया, अपन ने पेट्रोल डलवा लिया, गाड़ी चलवा ली, उड़ा दिया धुआं, फिर उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में जो अपने हैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कुछ दो तीन चार चीजें हैं, वो देख लेते हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो टाइप के हैं, बायोटिक और नॉन बायोटिक। बायोटिक जीवित, नॉन बायोटिक निर्जीव। बायोटिक मतलब जितने भी जानवर वगैरह हैं, इंसान वगैरह हैं, पेड़ पौधे वगैरह। नॉन बायोटिक मतलब सॉइल वगैरह आ जाएगा, वाटर वगैरह आ जाएगा, ये। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी मतलब समाप्ति के हिसाब से जो कभी ना कभी खत्म होंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ये लोग अपन ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, रिन्यूएबल जो कि कभी ना कभी लगातार रिन्यू होती रहती है, जैसे सनलाइट है, विंड है, सॉइल है, ये लगातार कभी ना कभी होती रहती है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल जो कभी भी एक बार अगर यूज हो गई तो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकती। जैसे ये ऊपर ये एग्जांपल लिखा हुआ है ना, ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं। ठीक है ना, तो ये सब कुछ आएगा। अब इंडिया में अगर कोई भी, इंडिया में या कहीं पर भी अगर लगातार रिसोर्सेज का डिस्क्रिमिनेशन करते जाएंगे, इनडिस्क्रिमिनेट करते जाएंगे, एक्सप्लॉइटेशन करते जाएंगे, तो क्या वो बचेंगे? क्या नहीं, वो इकोलॉजिकल क्राइसिस के रूप में चेंज हो जाएंगे। हमारे मतलब सामने बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी, पर्यावरण के लिए समस्या आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो मेन टॉपिक आता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सीधा सीधा ये है कि विदाउट द हार्मिंग द एनवायरमेंट, जो भी चीजें हम समाज से, सॉरी पर्यावरण से ले सकते हैं, वो सब कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। जैसे तुम लोग ये पढ़े भी हो ना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट अ डैमेजिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। और डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर की जो जनरेशन आने वाली है, हमारी जो अगली पीढ़ियां आने वाली हैं, उनके बारे में ध्यान में रखते हुए हमें सारी चीजें यूज करनी चाहिए। हम कोई भी रिसोर्स, कोई भी सामान अगर नेचर से ले रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी ज़्यादा परेशानी ना हो, हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो जाए। ठीक है, और हमारी जो समाज में जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए। मतलब सीधी सीधी बात, सामान ऐसे यूज करना है कि समाज भी खराब ना हो, मतलब हमारी सोशली नीड्स भी पूरी हो जाए और पर्यावरण भी खराब ना, इकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो जाए, मतलब पर्यावरण खत्म ना हो। ठीक है, मेन बात ये है। इसी को लेकर के अर्थ समिट हुआ था। अर्थ समिट में कहाँ हुआ था, मेन बात रियो डी जेनेरो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में हुआ था, जिसमें 100 मेंबर्स से ज्यादा पार्टिसिपेट किए गए थे। 100 मेंबर्स मतलब 100 कंट्रीज से ज्यादा पार्टिसिपेट किए गए थे। इसमें मेन लक्ष्य क्या था, मेन एम क्या था इसका, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करवाना है, लेकिन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए। इसी को लेकर के एजेंडा 21 बनाया गया था, जो कि 21st सेंचुरी के लिए बनाया गया था। अच्छा, एजेंडा 21 का 21 नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये जो पूरा एजेंडा बनाया गया है वो 21st सेंचुरी के लिए बनाया गया। आगे बढ़ते हैं अपन। एजेंडा 21 ये दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें जो मेन बात है वो 1992 है और यूएनसीईडी का फुल फॉर्म है। यूएनसीईडी मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, ये याद रख लेना अपने लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओटी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है,
रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। इसका एम क्या है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और यही सब कुछ है, इसको पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। यूएनसीईडी के हिसाब से 1968 में एक क्लब था, क्लब ऑफ रोम, ये याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रख लेना, क्लब ऑफ रोम। इन्होंने सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कही थी, इन्होंने सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कही थी, ये याद रख लेंगे। यूएनसीईडी में 1968 में क्लब ऑफ रोम ने, किसने बोला था, क्लब ऑफ रोम ने बोला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बुक लिखी है भाई साहब ईएफ सुमेशर ने, ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो कि तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है किसी पेज पर, वहां पर स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 में ये बुक लिखी थी, ठीक है। और इसमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में बताया गया था। तो ईएफ सुमेशर याद रखेंगे अपन, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, हमें रिसोर्स कंजर्व करने चाहिए। अगर लगातार हम मतलब रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में वो आगे चल करके खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाएंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर आने वाला है, वहां तक ये पहुंचेंगे क्या, नहीं पहुंचेंगे। ऐसी कंडीशन में ये ज्यादा परेशानी क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो उनको और ज्यादा कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे और ज्यादा एनवायरनमेंट खराब होगा, आप लोग समझ सकते हैं। लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो लैंड रिसोर्सेज में इंडिया के टोटल जो लैंड है उसमें 43% प्लेन है, जो ये वाला एरिया देख रहे हैं अपन, ये 43% प्लेन है। माउंटेनियन एरिया में 30% है, ठीक है, ये 30% माउंटेनियन एरिया है, और प्लेट्यू 27% है, ठीक है, ये याद रखेंगे। प्लेन्स जो है वो 43% है, माउंटेन्स जो है वो 30% है, और प्लेट्यूज जो है वो 27% है। ये अपन डेटा याद रखेंगे, ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डेटा है, ठीक है ना। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन के हिसाब से अगर बात करें तो भारत में जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो 4 टाइप से मैंने कन्फिगर किया है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। बुक में अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन अपन ये लिख सकते हैं, हालांकि ये आएगा नहीं, आएगा भी तो 2 मार्क्स का केवल नेम लिखने के लिए आएगा। तो पहली बात तो फॉरेस्ट लैंड, क्या यहाँ पर हम खेतीबाड़ी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फॉरेस्ट लैंड में ही अपन इसमें थोड़ा सा जो चरवाई वाला इलाका होता है ना, पेस्टोरल एक्टिविटी, ठीक है, वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो पेस्टोरल एक्टिविटी और फॉरेस्ट लैंड मतलब जिस जहां पर जंगल वगैरह बना हुआ है, पहली बात तो बहुत सारा एरिया उसका है। दूसरा नॉट कल्टिवेटेड एरिया, जहां पर वेरेन लैंड है और वेस्ट लैंड है, जो बंजर जमीन है, वेरेन का मतलब बंजर, ठीक है, बंजर जमीन पर क्या खेतीबाड़ी हो सकती है क्या, नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो ये बात अपन ध्यान रखेंगे। दूसरा इसमें माउंटेन्स भी आता है, माउंटेन्स पहाड़ बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे, कौन खेती करने जाएगा, होती भी है, तो मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन है वहाँ होती है, उसके अलग अलग तरीके हैं, टेरेस फार्मिंग है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की फार्मिंग है, तो उसको ध्यान रखना है। कॉन्टूर प्लगिंग फार्मिंग है तो उसका ध्यान रख लेंगे अपन। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन लैंड है, जितने भी रोड बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ब्रिज बने हुए हैं, जो भी ये चीजें जितनी भी बनी हुई हैं वो सब कुछ कंस्ट्रक्शन लैंड के अंदर आएगा। वहां पर खेतीबाड़ी हो सकती है, हम अपने घर के अंदर खेती कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, सीधी बात, नो बकवास, चल। उसके बाद में एग्रीकल्चर एंड नेट जोन एरिया, जो इंडिया में 45.5% अप्रोक्स है, ठीक है। अगर बुक में आगे अपन पढ़ेंगे तो ये 53% के आसपास दिया हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे अपन, ठीक है। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इसको याद रख लेंगे अपन। एक और चीज याद रखेंगे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, 1952 में आई थी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई थी। इसके हिसाब से क्या 33% फॉरेस्ट लैंड होनी चाहिए किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर। टोटल परसेंट का 33%, 33% लैंड जो है वो फॉरेस्ट होनी चाहिए। लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर क्या है, लैंड डिग्रेडेशन अगर लगातार जमीन खराब हो रही है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, मतलब क्यों हो रही है, क्योंकि हम फालतू की एक्टिविटी कर रहे हैं, ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, मोर माइनिंग, ठीक है ना, ग्रेजिंग, जो पशु वगैरह चर लेते हैं वो है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ये मेन डिग्रेडेशन के कारण है। इनको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं अपन, इनको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं अपन, ठीक है ना। और कंजर्वेशन करने के लिए अपन लगातार ये प्रयास करेंगे कि जितनी ज्यादा जमीन है उसको सही तरीके से यूज कर सकें, ठीक है।
उसको सही तरीके से यूज कर सकें। और जो फॉरेस्ट एरिया है या फिर जो माउंटेनियन एरिया है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की खेती करके भी जमीन बचाई जा सकती है, जैसे टेरेस फार्मिंग है या कॉन्टूर प्लगिंग फार्मिंग है, ऐसी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद मेन टॉपिक आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स का चैप्टर है ये अपना, और 4 मार्क्स का होने के कारण ये 3 मार्क्स में आ सकता है। केवल इनकी ये 3-4 चीजें याद रखेंगे, सॉइल एज अ प्रोफाइल, ठीक है ना। तो इसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, हिंदी में इसको मृदा परिच्छेदिका कह देते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये याद रख लेंगे, परिच्छेदिका, राइटिंग मत देखना यार, ठीक है। तो सबसे ऊपर टॉप सॉइल आती है जो अपर सॉइल होती है, और यही सही मायने में पूरी की पूरी जो फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल लेयर होती है, वो यही होती है, और जो सबसे पतली होती है। कब समस्या बस इतनी है, ठीक है ना, बात समझ में आई, कोई समस्या है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, इसके नीचे सबसॉइल आती है, सबसॉइल वेदर्ड एंड रॉक्स एंड, मतलब इसमें अगर अपन खोदते हैं, मिट्टी वगैरह खोदते हैं, तो पहले तो ऊपर वो अपर लेयर रहती है, अपर लेयर होने के बाद में इसमें नीचे रेत वगैरह निकल आती है, तो सैंड वगैरह निकल आती है, क्ले वगैरह निकल आती है, ये सेकंड टर्न होता है इसका। उसके नीचे वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल होता है, तो ठीक है, वेदर्ड पेरेंट रॉक मतलब जिससे मेन नॉर्मली बनी हुई है वो आता है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, सबसे नीचे पत्थर वगैरह निकल आते हैं। इसके नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर बढ़िया मस्त मम निकल आएगा, पानी निकल आएगा, ठीक है, ये सब कुछ रहता है, ठीक है। कोई समस्या है इसमें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चल, इसके बाद में मेन बात आती है सॉइल, जहां से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है एक, यहां से, और मतलब सॉइल से ही बनता है कि सॉइल इरोजन, सॉइल वगैरह, यही सब कुछ। इंडिया का अगर मैप देखेंगे अपन, इंडिया का अगर मैप देखेंगे तो मैप में अपन देखेंगे कि जो पहली बात तो ये है कि 6 प्रकार की सॉइल है, कितने टाइप की, 6 टाइप की सॉइल है, ठीक है ना। पहली कौन सी है, फॉरेस्ट, एलुवियल, रेड येलो, ब्लैक, लेटराइट और एरिड, ठीक है, एरिड सॉइल। आगे बढ़ते हैं अपन, फॉरेस्ट और माउंटेनियन सॉइल है वो इंडिया के अपर साइड में है। अगर अपन सही मायने में देखें और थोड़ी बहुत ज्योग्राफी अपने को आती है, तो जो अपना हिमालयन रीजन है वो पूरा यही रीजन है, ठीक है ना। क्या है, अगर अपन सही मायने में ये भी देखें तो नेपाल में भी यही पाई जा रही होगी, भूटान में भी यही पाई जा रही होगी, तो पूरा का पूरा ये वाला एरिया है। अच्छा, नेपाल की एक कहानी बताऊंगा आपको, 1950 के आसपास नेपाल ने ना, पता है, बोला था इंडिया से कि इंडिया हमें मिला लो, हमें एक अपना स्टेट बना लो, लेकिन हमारे भाई साहब थे ना जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मना कर दिया था। अब क्या बताऊं, ठीक है, चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, ये सब बातें बात की बातें हैं, अपन मेन बात करते हैं। हाँ, तो पहली क्या आती है, एलुवियल सॉइल आती है। एलुवियल सॉइल कहाँ होती है, एलुवियल सॉइल रिवराइन पर होती है, रिवराइन एरिया में होती है, मतलब नदियों के किनारे होती है, बहुत ज्यादा मोर फर्टाइल होती है। 2 पॉइंट तो यही हो गए, बहुत सारे प्रकार के अलग अलग इसमें मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा मतलब फर्टाइल होने के कारण ये नदियों के आसपास पाई जाती है। और इसका जो मेन एरिया है पाया जाने का, वो यूपी तो पूरा है ही, बिहार है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल होने के साथ साथ में, वेस्ट बंगाल होने के साथ साथ में अगर अपन देखें तो थोड़ा बहुत अपन इसमें मध्य प्रदेश भी डाल सकते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी नदियां वगैरह हैं जिसके कारण ये बन जाता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल जो है वो 2 प्रकार की है, बांगर एंड खादर। बांगर ओल्ड है, बेड है, बेड मतलब लेस फर्टाइल है, खादर जो है वो न्यू है, गुड है, मोर फर्टाइल है। कोई समस्या है इसमें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अगर अपन सही मायने में देखें तो एलुवियल सॉइल ऐसी कुछ दिख रही है अपने को, ये अपन देख लेंगे, बुक में भी ये फोटो दिया है, बुक का ही फोटो है, देख लेंगे, ठीक है। ब्लैक सॉइल की बात करें, ब्लैक सॉइल को अपन रेगर सॉइल या कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। रेगर मिट्टी या कपास की मिट्टी बोलते हैं। यहाँ पर कपास बहुत अच्छे से होता है, इग्नियस रॉक से बनी हुई होती है। इसमें मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं, सब कुछ नहीं समझा रहा, जिससे अपन आंसर लिख सकें। महाराष्ट्र इसका मेन एरिया है, जहाँ पर महाराष्ट्र में ये पाई जाती है, महाराष्ट्र है, मालवा है, गुजरात है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, मालवा तो मध्य प्रदेश में ही आता है, तो मध्य प्रदेश का एरिया। क्लेई मटेरियल की होती है, होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर अच्छे से होल्ड करती है, जिसके कारण ये थोड़ी मतलब क्लेई मटेरियल है, लेकिन जब ये सूख जाती है तो इसमें बड़े बड़े गहरे क्रैक बन जाते हैं, डीप क्रैक बन जाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसके आगे अगर अपन देखें
तो इसके आगे देखने पर अपने को पता लगता है कि थर्ड जो सॉइल आती है वो रेड एंड येलो सॉइल आती है। रेड एंड येलो सॉइल में देखेंगे तो क्रिस्टलाइन इग्नस रॉक है, ठीक है ना, एक क्रिस्टलाइन इग्नस रॉक से बनी हुई होती है, लो रेनफॉल है, ठीक है, ईस्टर्न घाट पर है ज्यादा से ज्यादा, लो मतलब ईस्टर्न घाट पर जब लो रेनफॉल होता है, कम पानी पड़ता है, जिसके कारण ये बनती है। इसका मेन रीजन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट है इंडिया का, और इसका रेडिश जो कलर है वो डिफ्यूजन ऑफ आयरन के कारण है, आयरन के डिफ्यूजन के कारण है। अगर येलो देखें तो जब रेड थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड कर लेता है तब ये येलो सा दिखने लग जाता है। कोई समस्या इसमें नहीं, ठीक है। रेड एंड येलो का फोटो नहीं लगा पाया हूं मैं, चलो आगे देखते हैं। लेटराइट सॉइल की बात करें तो लैटिन वर्ड है, ठीक है, लेटर है और ब्रिक है, ठीक है ना। लेटराइट का मैं एक वर्ड है लेटर, जिसका मतलब जो मतलब है ब्रिक, ब्रिक मतलब अपन हिंदी में जानते हैं ईंट होता है ना, ईंट। एसिडिक नेचर होता है इसका, पीएच वैल्यू मतलब 6 से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और अगर अपन आगे देखें 6 से कम हो जाती है, पीएच वैल्यू इसकी 6 से कम हो जाती है। ये इसका जो एरिया है वो महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल है, और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। इसमें ज्यादा अच्छे खासे तरीके से होता नहीं है कुछ भी, देखो ये पत्थर अत्थर बने हुए हैं, इसमें ज्यादा कहाँ होगी खेती बाड़ी, ठीक है। एरिड सॉइल की बात करें तो इसका जो कलर है मेनली वो रेड से ब्राउन तक जाता है। ये देखो ऐसा, ये पूरा राजस्थान और हरियाणा और गुजरात में ये पाई जाती है, सैंडी नेचर की होती है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होती है, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो हिली और माउंटेनियन एरिया में पाई जाती है, जहां भी जब माउंटेन्स वगैरह बने होते हैं, अपन ने देखा था इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में पूरे में यही पाई जा रही है। सॉइल इरोजन की बात करें तो मतलब और स्नोई कवर्ड एरिया, मतलब अब ज्यादा हिमालय वगैरह है या माउंटेनियन एरिया है तो वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बर्फबारी होती है, तो स्नो भी कवर्ड करके रखती है। हालांकि फॉरेस्ट सॉइल है, एरिड सॉइल है, ये ज्यादा पूछी जाएंगी नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन पूरा एरिया देखें तो ऊपर वाले एरिया में तो फॉरेस्ट सॉइल पाई जा रही है। इंडिया के इस वाले रीजन में पूरे में ये देखो, ये पूरा कलर दिख रहा है, जहां पर भी नदियां वगैरह है उसमें पूरे में क्या पाई जा रही है, एलुवियल सॉइल पाई जा रही है। रेड एंड येलो भी बहुत सारे स्थानों पर पाई जा रही है, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। ये पूरा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये पूरे एरिया में पाई जा रही है, सदर्न इंडिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये मालवा, मालवा के साथ में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ में थोड़ा बहुत गुजरात और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया में ये पूरा का पूरा पाया जा रहा है, ठीक है। लेटराइट सॉइल की बात करें तो लेटराइट बहुत कम मात्रा में उड़ीसा वगैरह में पाई जा रही है। और अगर एरिड सॉइल की बात करें तो ये अपने को पता ही है गुजरात सॉरी राजस्थान वाला इलाका है, जहाँ पर रेगिस्तान पड़ता है, ठीक है। सैंडी नेचर है, रेत जैसी है, तो वही होगी, कोई इसमें समस्या वाली बात है नहीं है। आगे अपन बढ़ते हैं तो सॉइल इरोजन की बात आती है। जब भी सॉइल का जो ऊपर का कवर है, अभी मैंने सॉइल प्रोफाइल में बताया था ना, जो सबसे ऊपर वाला जो कवर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो पूरी सॉइल लेयर कहलाती है, ठीक है ना। सॉइल लेयर के बारे में देखें, वही पूरी फर्टाइल होती है, जब वो हट जाती है, डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर, जब वो हट जाती है तो वो सॉइल इरोजन कहलाता है, ठीक है। वॉशिंग डाउन हो जाती है, डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, ठीक है। गलीज के बारे में अपन देखें तो जब पानी बहता है तो मिट्टी में अंदर धस जाता है, धसने के बाद में वो अलग अलग प्रकार के ऐसे अपने रास्ते बना लेता है, तो वो गलियां टाइप की बना लेता है। बीच में तो मिट्टी है लेकिन बीच में ये वाला जो एरिया है ये गली टाइप का बना लेते हैं, जिसमें से पानी निकल रहा है, तो ये गली इरोजन कहलाता है, ठीक है। गली इरोजन इस साल आ सकता है, देख लेना आप लोग, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। बेडलैंड्स क्या होती है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन, जो जिन जगहों पर, जिन जमीनों पर हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, वो मतलब जो वो कल्टीवेशन नहीं कर सकते, वो ऐसी जमीन है, वो बेडलैंड्स है, खराब जमीन है, ठीक है। सीट इरोजन क्या होता है, सीट इरोजन को अगर अपन देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, चल हाँ, तो सीट इरोजन क्या है, जब टॉप सॉइल हट जाती है, वॉश्ड अवे हो जाती है, किसके कारण, बारिश के कारण या रेनफॉल के कारण या वाटर के कारण, वाटर के कारण पूरी अपर जो लेयर है वो हट जाती है, तो सीट इरोजन है। और विंड इरोजन, जब हवा ऊपरी सतह को उड़ा करके ले जाती है तो वो विंड इरोजन है, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन की बात करें तो सॉइल कंजर्वेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि अगर सॉइल पूरी तरह खराब हो जाएगी तो हमें खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, जब खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, जब खेती बाड़ी नहीं होगी तो हमें खाने पीने की समस्या हो जाएगी, हम कैसे आगे सर्वाइव कर पाएंगे। तो सॉइल कंजर्वेशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसके साथ में ये चैप्टर खत्म होता है, और चैप्टर खत्म होने के साथ साथ में अपन ये भी ध्यान रखेंगे कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये चैप्टर 4 मार्क्स का है,
इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं और एक जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जिसके कारण ये टोटल 4 मार्क्स होते हैं। उम्मीद है कि सॉइल में से आ जाना चाहिए कोई भी क्वेश्चन। अगर नहीं भी आता है तो मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया है, बाकी क्लास में भी अपन अच्छे से पढ़े, तो ऐसी कंडीशन में अपन ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। इसके मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो में बताता हूँ जो आ सकते हैं, चांसेस हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं और आगे चैप्टर्स एक्सप्लेन करता रहूंगा, जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे और अपन करते रहेंगे। ये वीडियो देखते रहें, आगे बहुत काम आने वाली है। धन्यवाद।